Good morning, friends. One of the important judgment in Supreme Court in the case of Ecom Gill Coffee Trading Private Limited. It is pertaining to Karnataka VAT. For availing credit, this issue was before the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court has quashed the order of Karnataka High Court and held for availing credit under Karnataka VAT, Section 70 of Karnataka Value Added Tax 2003, the purchasing dealer, buyer, recipient has to satisfy the genuineness of the transaction, whether transaction is genuine or not. And burden of proof also lies on the head of buyer, recipient, purchasing dealer. Now in this case, the buyer or recipient was having tax invoice copy and he has made the payment through banking channel. But Honorable Supreme Court has said for availing credit, this purchasing dealer need to satisfy and he is having responsibility, burden of proof lies on this purchasing dealer to prove genuineness of the transaction. And how genuineness of the transaction can be proved? He should have details, name and address of the selling dealer. He should have details of the vehicle through which goods are being delivered. He should have details that he has paid the freight charges to the transporter. And he has to also substantiate there was transportation of goods which was duly received and acknowledged by the purchasing dealer. Of course, the payment must be checked with the bank statement. He should have tax invoice copy. So ultimately इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं, ये परचेजिंग डीलर जो बायर है रिसिपिएंट को उसको सेटिस्फाई करनी है. बर्डन ऑफ प्रूफ परचेजिंग डीलर के ऊपर है एज पर सेक्शन 70 ऑफ कर्नाटका वैल्यू एडेड टैक्स 2003. अब सिमिलर सिचुएशन हमारे लिए जीएसटी में है कि जीएसटी में अगर आप बायर हैं, इफ यू आर रिसिपिएंट, परचेजिंग डीलर, और आप क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, तो बायर को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा सेक्शन 155 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन परचेजिंग डीलर, बायर, रिसिपिएंट. यानी बायर को ही यह सेटिस्फाई करना है कि जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो क्रेडिट अवेल कर रहा है वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन है. सो आप अगर जीएसटी में हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका वैल्यू एडेड टैक्स पर्सपेक्टिव में आया है, बट इट इज हैविंग परसुएसिव वैल्यू इवन फॉर द जीएसटी रजीम. अगर आप जीएसटी में हैं तो अब आपको क्या सेटिस्फाई करना है? पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के 4 कंडीशन जब स्टार्ट हुआ था जीएसटी, आपको वो सेटिस्फाई करनी है. पहली कंडीशन, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन, यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज. सो ये आपने गुड्स रिसीव किए हैं, ये आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? सिर्फ टैक्स इनवॉइस की कॉपी होने से नहीं चलेगा. आपके पास अगर ईबे बिल की रिक्वायरमेंट है तो ईबे बिल जनरेट किया गया हो. ट्रक का नंबर, व्हीकल का डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए. अगर वो ट्रक
एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, दिल्ली से मुंबई पहुंचा तो टोल टैक्स से भी पास किया होगा, टोल टैक्स की रिसीट भी होनी चाहिए। जब ट्रक आपके पास पहुंचे तो आप उसकी वेगमेंट स्लिप जब वेट कराते हैं, वो स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। आप उसकी फोटो भी क्लिक कीजिए। और ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल की डेट में अगर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट करे कि आपने गुड्स रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारी चीजें प्रूव करेंगी कि आपने गुड्स रिसीव किए हैं। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, आइदर थ्रू ई कैश लेजर और थ्रू ई क्रेडिट लेजर। चैलेंज है, हमने देखा है जीएसटी में कि एज ए बायर आपने सप्लायर को तो पेमेंट कर दिया, पर सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं कराया और डिपार्टमेंट उसी क्रेडिट को डिस्प्यूट कर रहा है। तो आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट नो योर सप्लायर। आप अपने सप्लायर का 3B फाइलिंग स्टेटस 2A में जरूर देखिए। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लेटर पार्ट के आने वाले टाइम में 6 से 12 महीने में सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, क्योंकि नाउ सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यानी आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। और चौथी कंडीशन, एज ए बायर आप रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भर रहे हैं। पांचवी कंडीशन 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हुई कि जो क्रेडिट आपने ली है वो आपके 2B से, जीएसटीआर 2B से मैच करनी चाहिए। जीएसटीआर 2A का कोई रेफरेंस नहीं है। यानी जो नोटिसेस डिपार्टमेंट इशू कर रहा है कि आपने जो क्रेडिट 3B में ली वो 2A से मैच नहीं कर रही है, उन नोटिस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि लीगल प्रोविजन ये कहता है वो 2B से मैच करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है भारती एयरटेल, उसमें कहा है 2A इज ओनली फैसिलिटेशन। तो पांचवी कंडीशन 1 जनवरी 2022 से कि आपकी क्रेडिट जो 3B में आप ले रहे हैं वो 2B से मैच करनी चाहिए। और छठवीं कंडीशन 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुई कि जो 2B में क्रेडिट आ रही है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 38। यानी उनने 6 रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 38 में डाल दिए। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड होगी तो 2B में आ रही है बट फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब वो 6 रिस्ट्रिक्शन क्या हैं? आपका सप्लायर जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, हो सकता है गवर्नमेंट कल रूल नोटिफाई करे और कहे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड अगर आपने इस नए सप्लायर से सप्लाई ली है तो आपको स्पेसिफाइड पीरियड तक क्रेडिट आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। उनके माइंड में यह है कि हो सकता है ये सप्लायर रिस्की सप्लायर है, सो इसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो टू सेफगार्ड वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपकी क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, आपका सप्लायर डिफॉल्टर है इन पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तीसरी कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन रादर, कि सप्लायर का जीएसटीआर 1 और 3B मैच नहीं करता। सो 1 में उसने लायबिलिटी दिखाई 10 लाख रुपए और 3B में टैक्स का पेमेंट किया 1 लाख रुपए, एंड दिस डिफरेंस इज क्रॉसिंग ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। यानी गवर्नमेंट रूल लेके आएगी और स्पेसिफाई करेगी कि कितने परसेंटेज तक ये टॉलरेंस डिफरेंस ऑफ 1 एंड 3B देखा जाएगा। अगर ये डिफरेंस है 1 और 3B का आपके सप्लायर का, एंड दैट इज क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट, तो बायर की क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर सप्लायर ने क्रेडिट 3B में ली, चौथी रिस्ट्रिक्शन, एंड दैट इज नॉट मैचिंग विद जीएसटीआर 2B, एंड
क्रॉसिंग एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, ये लिमिट अभी नोटिफाई होंगी। सेक्शन 38 तो नोटिफाई हो गया 1 अक्टूबर 2022 से, पर ये रूल्स आएंगे। पांचवी कंडीशन, आपका सप्लायर 49 सबसेक्शन 12 को वायोलेट करता है, एंड इसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप एट मोस्ट अपना ई क्रेडिट लेजर 99% तक यूज कर सकते हैं, यानी 1% कंपल्सरली आपको कैश में पे करना पड़ेगा। और छठवीं रिस्ट्रिक्शन, एनी अदर सिनारियो कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी 6 कंडीशन और 6 रिस्ट्रिक्शन। और सेक्शन 155 बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ परचेजिंग डीलर के ऊपर है, बायर के ऊपर है, रेसिपिएंट के ऊपर है, कि अगर वो क्रेडिट ले रहा है तो जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन उसे प्रूफ करनी पड़ेगी। एक दो चीजें मैं क्विकली इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूं। हमने देखा है कि कई बायर, कई रेसिपिएंट परचेजिंग डीलर के यहां डिपार्टमेंट सर्च एंड सीजर इनिशिएट कर रहा है। एंड व्हेन सर्च की हम बात करते हैं, इंस्पेक्शन की जब हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 67, उनका यह कहना है कि बायर ने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है जो उनको नहीं मिलेगी। और रीजनिंग क्या है मैं आपको बताऊं। आप बायर हैं, रिसिपिएंट हैं, परचेजिंग डीलर हैं, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, आपने गुड्स भी रिसीव किए हैं क्योंकि आपके पास ईबे बिल की कॉपी है, आपने ट्रक का फोटो लिया है, वेगमेंट स्लिप है आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास है। टोल टैक्स जहां भी आपने पे किया वो रिसीट भी आपके पास है या आपके सप्लायर के पास है। आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा जो आपके 2A और 2B में भी आ रहा है, और आपका सप्लायर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट भी कर रहा है। आप एज ए रिसिपिएंट रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भी भरते हैं, बट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है मालूम है? आपने जिस सप्लायर से माल लिया वो तो सही था, लेकिन हो सकता है सप्लायर के पीछे की जो प्रीसीडिंग लेयर है, जो आप जिसको प्रीसीडिंग वेंडर सप्लायर जिसको कहते हैं, तो हो सकता है आपका सप्लायर बिमल जैन है, बिमल जैन ने ए से माल लिया, ए ने बी से माल लिया, बी ने सी से माल लिया, और हो सकता है कि सी ने फेक रजिस्ट्रेशन, एक बोगस रजिस्ट्रेशन लिया था, और वो सिर्फ इनवॉइस रेज करता था विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटीआर 1 भरता था, जो इमीडिएट जो बायर है उसके 2A में आ जाता था, लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं करता था। वहां पे टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं हुआ, और उसी क्रेडिट को सब्सिक्वेंट जो बायर है वो यूज करता था फॉर डिस्चार्जिंग हिज आउटपुट टैक्स थ्रू जीएसटीआर 3B। सो ये सारी चेन इस तरीके से चल रही है। क्वाइट ऑब्वियस गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं मिला। जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला तो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है मैं बताऊं, और ये हमें समझना भी है। जो बायर है, जो आप हैं, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो सिर्फ इमीडिएट सप्लायर जो है उसकी ट्रांजैक्शन ही जीएसटी कॉमन पोर्टल पे देख सकता है, उसके पास और कोई जरिया नहीं है, यानी बियॉन्ड इमीडिएट सप्लायर वो पोर्टल पे जाके कुछ नहीं देख सकता। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो सेक्शन 155 की हम बात कर रहे हैं, ये बायर, ये रिसिपिएंट, परचेजिंग डीलर कैसे सेटिस्फाई करेगा? उसे तो मालूम ही नहीं है कि सप्लाई चेन में सी होता था जिसने फेक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो सिर्फ इनवॉइस रेज करता था, फेक इनवॉइस, पर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट नहीं करता था। आप एज ए बायर कैसे जानेंगे और आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसे सेटिस्फाई किया जाए? सो आज की डेट में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दूसरी इशू, जीएसटीआर 2A came sometime beginning of January 2019.
सो 2A आने से पहले तो बायर के पास और कोई विंडो अवेलेबल होती ही नहीं थी रिसिपिएंट के पास कि वो देख सके कि सप्लायर का 3B स्टेटस फाइल्ड है या नहीं है। और पुरानी ट्रांजैक्शन में तो उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक बार ये मान भी लें कि 2A में हम देख लें स्टेटस फाइल्ड है, तो क्या हम मान लें हमारा ट्रांजैक्शन करेक्ट है और 3B पे किया गया है? कई ऐसे सप्लायर हैं, मान लीजिए उनकी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, पर वो जानबूझ के अपना GSTR1 5 लाख का भरते हैं और 3B भी 5 लाख का जमा करते हैं। और जो इनवॉइस आपके पास है वो पर्टेनिंग टू 5 लाख है, जिसपे ना तो उसने 1 में दिखाया और ना ही उसने 3B में टैक्स का पेमेंट किया। तो स्टेटस फाइल देखने से क्या इंडोर्समेंट हो जाएगा? सर चैलेंज है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो कर्नाटका वैट से आया है, हैविंग परसुएसिव वैल्यू, एप्ली एप्लीकेबल इन GST ऑल्सो, और आने वाले टाइम में ये प्रूव करना पड़ेगा बाइंग डीलर को, परचेजिंग डीलर को, रिसिपिएंट को, कि उसने सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए थे अपने पास रखे हैं। तो जिस केस को मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली डिस्कस किया, आप बाइंग डीलर हैं, परचेजिंग डीलर हैं और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, और डिपार्टमेंट आपसे कहे कि आपने इनएलिजिबल क्रेडिट ले ली है क्योंकि प्रीसीडिंग सप्लाई चेन में सी ने ओनली इनवॉइस रेज किए थे, टैक्स का पेमेंट नहीं किया। मैं भी चाहूंगा कि ये बाइंग डीलर, परचेजिंग डीलर को कैसे मालूम पड़ेगा? उसके पास और कोई विंडो अवेलेबल नहीं है, वो अपने इमीडिएट सप्लायर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है, इतनी ही चीज उसके पास है। जब मैंने ये कहा तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली एक डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आती है। क्या मैं बियॉन्ड इमीडिएट सप्लायर जाके चीजों को देख सकता हूं? लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिटी। You cannot compel a person to do something which is impossible, which is not available. अगर डिपार्टमेंट कहता है कि ये इनएलिजिबल क्रेडिट है तो डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कनाइवेंस, यानी आपका सी तक कनाइवेंस है और आप मिलके वाला काम कर रहे थे, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाएगा, उन्हें बताना पड़ेगा। जस्ट एलिगेशन लगा देना, दैट विल नॉट वर्क। सो हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और रीजन है ऑटोमेटेड GST रिटर्न सिस्टम, जिसमें हमने ITC मैचिंग और मिसमैचिंग की बात की थी। सेक्शन 37 GSTR1, 38 GSTR2, 39 GSTR3, 42, 43, 43A। हमने 2 और 3 तो कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं। तो आज की डेट में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम दोनों तरफ से है। डिपार्टमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं मिला और उसी क्रेडिट को सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन में यूज किया गया फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट टैक्स, बट जो अल्टीमेट बायर है उसे तो इमीडिएट सप्लाई की ट्रांजैक्शन दिखती है, उससे बियॉन्ड नहीं दिखती। तो उसे यह भी नहीं मालूम कि प्रीसीडिंग सप्लाई चेन में जो वेंडर है वो फेक है, वो बोगस है। So we have to find out ways and means. But ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है aptly applicable in GST scenario as well. पर मैंने जैसा कहा कि अब आने वाले टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ना, ITC मैचिंग, मिसमैचिंग, ये 6 से 12 महीने में सॉल्व हो जाएगी। सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। व्हाट इज सिक्वेंशियल फाइलिंग? रूल 59 सब रूल 6 CGST रूल। अगर आज हम मार्च मंथ में हैं, हम ऐसे समझ लेते हैं इन चीजों को, मार्च मंथ में है, अगर आपने GSTR 3B फरवरी का नहीं भरा तो आप मार्च का GSTR 1 नहीं भर सकते। 75 सबसेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन, अगर आपके GSTR 1 और 3B में मिसमैच है, एक में 10 लाख दिखाया और पे किया 1 लाख रुपए थ्रू GSTR 3B, डिफरेंस को सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। आप डिफेंड कर सकते हैं, मिस्टेक हो गई,
आप रेक्टिफिकेशन ऑफ R1 सब्सिक्वेंट पीरियड में कर सकते हैं, लेकिन एक या दो बार बार अगर आप ऐसा करते हैं तो यू हैव टू प्रूव व्हाई दिस मिस्टेक। कहीं ऐसा तो नहीं है आप R1 जानबूझ के ज्यादा का भरते हैं टू पास ऑन द क्रेडिट। सेक्शन 37 ये बोलता है अगर मार्च का आपको 1 भरना है GSTR1 तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फरवरी तक का GSTR1 आपने भर दिया है। सेक्शन 39 अगर मार्च का आपको 3B भरना है तो इंश्योर करना पड़ेगा सबसे पहले आपने GSTR1 भरा मार्च का, तभी आपका 3B अनेबल्ड होगा। यानी ये सारे जो सिक्वेंशियल फाइलिंग है उससे आने वाले टाइम में सारी चीज कनेक्ट होंगी, डिफरेंस खत्म हो जाएंगे एंड 6 से 12 महीने का टाइम पीरियड। बट पास पीरियड के लिए जो डिस्प्यूट है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो आज दोनों तरफ से डिपार्टमेंट का भी कहना सही है, जो टैक्स हमें मिला ही नहीं उसकी क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन बायर का कहना भी सही है, सर मैं तो अपनी इमीडिएट सप्लाई की ट्रांजैक्शन देख सकता हूं। इमीडिएट सप्लायर ने 1 भरा, 2A 2B में आ रहा था, 3B भी भर रहा है, और बियॉन्ड इमीडिएट सप्लाई की ट्रांजैक्शन मुझे नहीं दिखती। कनाइवेंस यानी डिपार्टमेंट को कनाइवेंस प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों हिंदी चीनी भाई भाई हैं। और कई जजमेंट भी हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Calcutta High Court judgment, LGW Industries Limited, followed in Sanchita Kundu case in Calcutta High Court. उसमें यही हुआ, डिपार्टमेंट ने पुराने पीरियड की ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट किया, कोर्ट ने ये कहा आप ये प्रूव कीजिए कि दोनों का कनाइवेंस है। जस्ट आपका ये कहना कि परचेजिंग डीलर ने इनएलिजिबल क्रेडिट ली है, ये गलत है। So let me sum up this video. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.